सफ़ेद पर्दों से आती हुई ठंडी सुबह की रोशनी कमरे में फैली हुई थी और आयशा बेड के पास खड़ी ड्रेसर पर बैग खुला रखे कपड़े रख रही थी सलीके से, मगर हाथों में बेचैनी की कपकपाहट साफ झलक रही थी। उसकी रंगत गोरी थी, गजाली आंखें, गुलाबी गाल, वो पूरी अपनी माँ पर गई थी। कमरे के दरवाजे पर फजीलत बेगम खामोश खड़ी थी, उनकी आंखों में भी पुरानी थकन, वही खौफ जैसे वक्त बदल गया मगर जख्म नहीं। तुम बाकी वापस जाना चाहती हो? उनकी आवाज़ भारी थी, जैसे सीने पर बोझ रखकर बोल रही। ये एक ऐसा टॉपिक था जिसमें घर में उन दोनों की बस बीत तकरार ही होती थी। रुबाइशा ने बगैर रुके कपड़े फोल्ड किए। जी मम्मा, मुझे जाना होगा। इस बार मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगी। बचपन से आज तक सिर्फ उस तस्वीर के सामने और उसके सहारे मैंने ये जाना है कि मेरे भी फादर है इस दुनिया में। आपने मुझे हर बार रोका, पर इस बार नहीं। वो बेहद डिस्टर्ब थी, मगर वहाँ कौन है? वो हवेली, वो लोग, तुम समझ। रुबाइशा ने कपड़े रखते रुककर उनकी तरफ देखा। बाबा है। आवाज में वो टूटा हुआ दर्द था जो बरसों से दिल में दबा था। उनकी तबीयत बहुत खराब है और वो अकेले हैं। वे कैसे यहाँ बैठ सकते हो? इतना आप क्यों डरती हैं? फजीलत बेगम की आंखें नम हो गई। मैंने तुम्हें वहां से बचाया था रूबू। तुम्हें वो माहौल, वो रस्में, वो लोग कब कुछ भी पसंद नहीं आएगा। तुम्हारे बाप ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, तुम्हें कबूल नहीं किया, मुझे एक बच्ची के साथ निकाल बाहर किया, सिर्फ उस औरत के लिए जो हवेली की मालकिन बनी बैठी है। जब भी मैं तुम्हें उन लोगों से बचा रही हूँ। रुबाइशा ने आह भरकर बैग की जिप बंद की, फिर आकर अपनी माँ के हाथ थाम लिए। मामा, आपने सही कहा था, मगर बाबा मेरे भी थे और अब वो बीमार है। अगर उन्हें वाकई मेरी जरूरत है तो मुझे जाना होगा। मैं उनसे सवाल करूंगी कि आखिर क्यों उन्होंने मुझे बेयारो मददगार छोड़ा। उस पल को दोनों के दरमियान खामोशी छा गई। सिर्फ सांसें और दिल की धड़कनें थी। मुझे डर लगता है वहां वहां से। तुम जानते नहीं हो उन लोगों ने मेरे साथ क्या किया था। फजीलत बेगम की आवाज लर्ज रही थी और वायशा ने नरमी से उन्हें गले लगा लिया। मैं ठीक रहूंगी, वादा करती हूँ, और आपके साथ गलत हुआ उसका हिसाब भी लूंगी। फिर धीरे से बोली, और शायद शायद अब वक्त आ गया है कि मैं अपने माजी का सामना करूं। हवेली, बाबा, सब कुछ। उसके माथे पर माँ ने हाथ रखा, मगर आंखों में शिकस्त और बेबसी थी। ठीक है बेटा, अगर जाना है तो जाओ, मगर एहतियात से। वहां की हवा में कभी कभी नफरत भी बसी होती है। और मिलकर वापस लौट आना। जैक और तुम्हारी शादी भी करनी है, वो लोग जोर दे रहे हैं। रुबाइशा ने आहिस्ता से सर हिलाया। मैं खुद को कमजोर नहीं रहने दूंगी और वापस आ जाऊंगी। जैक से मेरी बात हो गई थी। वो बैग उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। दिल में खौफ भी, दुख भी और एक अजीब सी कशिश भी थी जिसे वो खुद समझ नहीं पाई। ये रुबाइशा कनाडा से उस हवेली की तरफ रवाना हुई जहां उसकी तकदीर, उसका माजी और उसका कातिल इंतजार था। दोपहर की तेज धूप गांव के बीचों बीच बने बड़े से चबूतरे पर गिर रही थी। इर्द गिर्द सारा गांव जमा था। हवा में तनाव, गुस्सा और फैसला सुनने की बेचैनी बड़ी थी। बीच में एक लकड़ी की ऊंची चौकी रखी थी जिस पर बेहदी शाह बैठा था। स्याह शलवार कमीज पहने, चेहरे पर सख्ती, आंखों में वो रोब जिसे पूरे गांव को खामोश कर रखा था। उसके सामने दो नौजवान लड़का और लड़की जमीन पर बैठे रो रहे थे। गांव का एक बूढ़ा चीख कर बोला, सरदार, इन दोनों ने रात को भागने की कोशिश की है। इज्जत की बात है, फैसला करें। मेहदी की नजरें सीधी उन दोनों पर थी। गांव के कायदे तोड़ने वालों को इस तरह नहीं छोड़ा जाता। उसके लहजे में बर्फ जैसी सख्ती थी। उन दोनों की बस एक गलती थी कि दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। उसी वक्त दूर से गाड़ी का दरवाजा बंद होने की आवाज आई। लोगों ने पलट कर देखा। रुबाशा, वो लौट आई थी पूरे 16 साल बाद। वो इस गांव की जमीन पर कदम रख रही थी। शहरी लिबास, खुले बाल, कंधे पर बैग, ऊंची हील्स, बिना दुपट्टे, लाल रंग से होंठ रंगीन किए वो आफत डाली थी। उसकी आंखों में हैरत और कदमों में झिझक थी, जैसे वो किसी और ही दुनिया में दाखिल हो गई हो। वो हुजूम चीरती आगे बढ़ी। उसकी नजरें सीधी चौकी पर बैठे मेहदी तक जा रही थी और मेहदी की आंखें पहली बार उस अनजान लड़की पर टिकी। एक पल, सिर्फ एक लम्हा लगा और सब कुछ रुक गया। मेहदी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। अजनबी नहीं लग रही थी, मगर पहचानी भी नहीं जा रही थी। वो शर्म से निगाह झुका गया, जबकि पूरा हुजूम रुबाइशा को हैरान कुन नजरों से देख रहा था। रुबाइशा ने देखा कि सामने लड़की रो रही है, हाथ जोड़कर रहम की अपील कर रही है। मेहरबानी करें, हम बस शादी करना चाहते थे। सरदार साहब, हम एक दूसरे का कर दे, हमने कोई जुर्म नहीं किया। रुबाइशा का दिल कांप गया। ये क्या हो रहा है? वो बेख्तियार बोली। लोग हैरान हुए। शहरी लहजे में बोलने वाली लड़की कौन थी? मेहदी की भवें चढ़ गई। ये गांव शहर नहीं, यहाँ फैसले रवायत के मुताबिक होते हैं। रुबाइशा ने बेयकीनी से पलटकर उस लड़की को देखा, फिर मेहदी को।
मोहब्बत जुर्म कब से हो गई? मेहदी ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, जब मोहब्बत भागने पर मजबूर करे तब जुर्म है, जब मोहब्बत इज्जत को खत्म करे तो जुर्म है। तो बादशाह ने आंखें तंग की और फैसला, आप इन्हें क्या सजा देने वाले हैं? मेहदी ऐसे आहिस्ता से चौकी से उतरा और रोब के साथ 2 कदम चलकर रुबाइशा के सामने खड़ा हुआ। उससे बहुत लंबा, बहुत करीब, वो बहुत सख्त लग रहा था। तुम कौन हो फैसला पूछने वाली? हमारी रवायत में शहर की लड़कियों का कोई दखल नहीं होता। रुबाइशा ने सीधे से उसकी आंखों में देखकर जवाब दिया, मैं हूं अफजल शाह की बेटी रुबाइशा। सुनहरा छा गया, मेहदी की आंखों का रंग बदल गया। चौंकने, हैरत और एक अनजान सी पकड़ में वो चंद में उसको देखता रहा। फिर गहरी आवाज में बोला, अच्छा तो तुम वापस आ गई? रुबाइशा ने सख्त लहजे में कहा, और मैं यहाँ नाइंसाफी नहीं दिख सकती। तेदी ने होंठ बीच ली, ये इंसाफ नाइंसाफी नहीं, कानून है। रुबाइशा ने सर उठाया, तो आज से मैं भी देखूंगी कि ये कानून कैसा है। ये उन दोनों के दरमियान पहली चिंगारी थी, तनाव, गुस्सा, कशिश और वो अनजान बंधन जिसकी हकीकत अभी कोई नहीं जानता था। रुबाइशा के अल्फाज फिजा में गूंज रहे थे, मोहब्बत जुर्म कब से हो गई? लोगों में सरगोशियां फैल गई। एक शाहरी बेबाक लहजे वाली लड़की जिरगे में बोल रही थी, गांव की रवायात के मुताबिक ये खुद एक बगावत थी। हिंदी शाह चंद लम्हे तक उसे घूरता रहा, फिर अचानक बगैर कुछ कहे उसने अपना हाथ ऊपर उठाया। जिरगा अभी के लिए बर्खास्त। उसकी आवाज गूंजी तो पूरा मजमा खामोश हो गया। सब हैरान हुए। मेहंदी ने कभी जिरगा आधे में नहीं जोड़ा था। रुबाइशा भी चौंक गई, आपने? मगर उसने जवाब नहीं दिया। तो तेज कदमों से उसके पास आया और अपने कंधे पर पड़ी शॉल उतार कर सीधी रुबाइशा के हाथ में दे दी। ये ओढ़ लो। रुबाइशा ठटक दी, मैं क्यों? मेहंदी ने गुस्से भरी आवाज में कहा, कनाडा नहीं है यहाँ, ये गांव है। यहाँ ऐसे कपड़े में खड़ी रहोगी तो लोग बातें बनाएंगे। रुबाइशा ने सख्ती से उसकी आंखों में देखा, मैं जैसे चाहूं वैसे रहूं। नहीं। उसकी बात काट कर आगे बढ़ा, सब तो मेरे बाप की हवेली में दाखिल हो रही हो तो नहीं। ये सुनकर लोगों में चामुकोइयां बढ़ गई। ये सरदार अफजल शाह की बेटी मेहंदी की मांग। कुछ बुढ़ापे की औरतें बोल उठी। रुबाइशा ने चौंक कर उन सबकी तरफ देखा, क्या क्या मतलब मंगी? मेहंदी फौरन मुड़ा, आंखों में सर्द सख्ती थी। चुप करके चलो मेरे साथ। फिर उसने रुबाइशा की कलाई पकड़ ली मजबूत, मगर अजीब तरह से एहतियात से, जैसे पकड़ते हुए भी ख्याल रख रहा हो। चलो, वो सख्त लहजे में बोला। कहा? रुबाइशा छटक कर बोली, हाथ हवेली। तुम्हारी माँ ने शायद तुम्हें समझा कर नहीं भेजा, मगर मैं तुम्हें गांव की हकीकत सिखा दूंगा। अभी के अभी। रुबाइशा ने उसकी गिरफ्त छुड़ाने की कोशिश की। छोड़े मुझे, मैं खुद चल सकती हूँ। मुझे पता है तुम चल सकती हो, मगर गांव वाले तुम्हारे पीछे बातें भी चला सकते हैं, और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। अफजल शाह की बेटी हो तुम, इस गांव की इज्जत। ये कहकर वो उसे भीड़ से दूर ले आया। कड़कती धूप के नीचे, लोगों के हैरान चेहरों के बीच पहली बार रुबाइशा को एहसास हुआ कि आदमी गवार जरूर है मगर बेहिस नहीं। उसकी गिरफ्त में गुस्सा था, मगर तहफ्फुज़ भी था, और शायद एक अनजान सा रिश्ता भी जिसका राज अभी छुपा हुआ था। गांव का रिश्ता धूल से भरा हुआ था। मेहदी तेज कदमों से चल रहा था और रुबाइशा उसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश करती पीछे पीछे आ रही थी। आखिरकार शाह हवेली का बाहरी लोहे का दरवाजा सामने आया। लंबी दीवारें, ऊंचे सायर, वही पुरानी खामोशी जिसमें अब राज भी दफन थे और चामुकोइयां भी। दरवाजा खुलते ही अंदर से नौकरानियां चौंक कर पीछे हो गई। अरे, ये छोटे सरदार किस लड़की के साथ हैं? मेहदी ने पीछे देखा। अंदर आ जाओ। रुबाइशा ने गुस्से से घूरा, मगर कुछ बोल ही नहीं। वो कदम रखते हुए रुक गई, जिसे जमीन ने बरसों पुरानी यादों को दोबारा जगा दिया। हवेली के अंदर माँ बेगम, अफजल शाह की दूसरी बेगम, सहन में बैठी दूध सेक रही थी। चेहरे पर जलाल, उम्र ने सख्ती बढ़ा दी थी, मगर आंखों में एक अजीब होशियारी मौजूद थी। एक मुलाजमा भागकर उनके पास आई। माँ बेगम, देखे कौन आया है? माँ बेगम ने पलट कर देखा और लम्हे भर को पत्थर से हो गई। आहिस्ता आहिस्ता उनके चेहरे की रंगत बदलने लगी। रुबाइशा? रुबाइशा ने हल्की सी झिझक के साथ सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम माँ बेगम। माँ बेगम फौरन खड़ी हो गई। ये वक्त है आने का? इतने साल बाद याद आई तुम्हें ये हवेली? रुबाइशा का दिल डूब गया। मैं पावा की तबीयत। मगर माँ बेगम ने हाथ उठाकर रोक दिया। जानती हूँ, मगर ये भी जानती हूँ कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें यहाँ से क्यों दूर रखा था। रुबाइशा के कदम बर्फ जैसे हो गए। मामा? क्या मतलब? मेहदी ने एक नजर माई बेगम की तरफ देखा, जैसे उन्हें चुप रहने का इशारा दे रहा। फिर तनाव बड़े लहजे में बोला, पहले अंदर चलकर बैठने दे इन्हें, थकी हुई है। माँ बेगम ने तीखा जवाब दिया, थकन की फिक्र तुम्हें हो रही है या कुछ और? मेहदी ने नजरें चुरा ली। उसी लम्हे अंदर से एक चंचल आवाज सुनाई दी, भाईजान कौन आया है? 15 साल की
बारीक सी लड़की दौड़ती हुई निकली और उसने रबाइशा को देखा तो खुशी से चीख पड़ी, आप वाकई आ गए? मैंने बस तस्वीरों में देखा था आपको। रुबाइशा थोड़ा नरम पड़ गई। उसने मुस्कुरा कर माँ बीना को गले लगा लिया। मैं तुम्हें तुमसे मिलने के लिए बेताब थी। माँ बेगम ने तेज न चमका। बस बस, जज्बात में ज्यादा ना बहो। ये हवेली किसी की महफिल नहीं, असूलों पर चलती है। माँ बीना बेगम की औलाद थी वो। फिर उनकी आंखें रुबाइशा के कपड़ों पर पड़ी। जीन्स, खुले बाल, मेहंदी की शाल हाथ में। उनकी आंखें सख्त हो गई। ये कपड़े? अफजल शाह की बेटी होकर ऐसे कपड़े में गांव में घूम रही थी? रुबाइशा ने तड़क कर जवाब दिया, मेरे कपड़े से क्या फर्क पड़ता है? वेदी ने आहिस्ते से सर झटका। मैंने कहा था ना, गांव वाले बर्दाश्त नहीं करते। महाबेगम ने तेज लहजे में रुबाइशा को घूरा। यहाँ रहना है तो इस हवेली के असूल मानने होंगे, और ना वापस वहीं चली जाओ जहां से आई हो। रुबाइशा की आंखों में दुख तैर गया। वेदी कुछ कहना चाहता था मगर रुका रहा। आंखों में बेचैनी थी, जैसे उसे ये सख्ती अच्छी नहीं लग रही। बाबीना आगे बढ़ी और आहिस्ते से रुबाइशा का हाथ थाम लिया। अब चले, मैं आपको आपका कमरा दिखाते। रुबाइशा धीरे धीरे आगे बढ़ी। वेदी की नजर उस पर पड़ी तो दोनों की निगाहें एक लम्हे को टकराई। उस लम्हे में गुस्सा भी था, शिकवा भी, और एक अनजान सा खिंचाव भी, जिसकी वजह से दोनों समझ ही ना पाए। बीबी, मेहदी शाह कह रहे हैं अस्पताल चले, आपके बाबा होश में है। शाम के वक्त एक नौकर आया और बोला, बाबा होश में? रुबाइशा की सांस अटक गई। उसे यही पता था कि अफजल शाह होश में नहीं है। जैसे होश आएगा उसे मिलवा दिया जाएगा। वो जल्दी से बाहर निकली। वेदी जीप के सामने खड़ा था, बाजू फोल्ड किए, चेहरे पर संजीदगी। चले? वो मुख्तसिर बोला। रुबाइशा ने सर हिलाया और दोनों खामोशी से अस्पताल पहुंचे। अस्पताल का कमरा हल्की एंटीसेप्टिक खुशबू, सफेद दीवारें और आधी रोशन लाइट्स। बेड पर अफसल शाह लेटे थे। चेहरा कमजोर सा था, सांसें धीमी मगर आंखों में एक टूटा हुआ सुकून। रुबाइशा के अंदर आते ही बेखतर नजरें भीग गई। बाबा, उनकी बांस भाग कर गई, हाथ थाम लिए। अफजल शाह की आंखों में चमक उभरी। मेरी रुबाइशा आखिर आ गई। रुबाइशा सिसकी। बाबा, आपने मुझे बुलाया क्यों नहीं? मैं इतने साल, लाखों शिकवे किए, सब कहीं दूर रह गए। इतने साल बाद अपने बाप को देखती हूँ। वो फूट फूट कर रो रही थी। जिंदगी बहुत इम्तिहान लेती है, कभी कुछ छीन कर, कभी कुछ देकर। आज उसे बाप का लम्स मिला था जिसके लिए वो सालों तड़पी थी। वक्त और लोग कभी कभी इंसान को मजबूर कर देते हैं। उन्होंने कमजोर आवाज में कहा। वो खुद अपनी बेटी को अपने सामने देख कर टूट गई थी। मेहदी खामोश खड़ा था मगर चेहरे पर एक अजीब सा दर्द था। उसने अपने चचा को सारी जिंदगी एक ही दुख में देखा था, और वो दुख औलाद का था। मेहंदी, बाहर जा, मुझे अपनी बेटी से अकेले में बात करनी है। अफजल शाह ने इशारा किया। जी चचा ने। मेहंदी ने लम्हा भर हिचकिचाहट के बाद सर झुका कर कहा और बाहर निकल गया। दरवाजा बंद होते ही कमरा और खामोशी में हो गया। अफजल शाह ने रुबाइशा का हाथ मजीद मजबूती से पकड़ा। बेटा, मैंने जिंदगी में शायद जिस पर आज भी पछतावा नहीं किया। रुबाइशा ने आंखों से आंसू पूछे। कौन सा फैसला बाबा? वो हल्की मुस्कुराहट के साथ बोले, तुम्हारी बचपन में मेहंदी से मंगनी। रुबाइशा के पूरे वजूद में बिजली सी दौड़ गई। बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ बेटा। अफजल शाह ने रुका हुआ सांस दिया। वो मेरा भतीजा ही नहीं, इस घर का सहारा भी है। जुबान का सख्त है, दिल का नहीं। वो तुम्हारी हिफाजत करेगा। रुबाइशा की आंखों में वहशत और हैरत खुल गई। मामा ने मुझे क्यों नहीं बताया कि ये सब सच है? अफजल शाह की नजरें भर आई। तुम्हारी माँ तुम्हें बचाना चाहती थी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब तुम अकेली न रहो। रुबाइशा ने अपने आंसू रोकने की कोशिश की। पापा प्लीज ऐसा ना कहे, आप ठीक हो जाएंगे। उन्होंने आहिस्ता से सर हिलाया। नहीं बेटा, मेरा वक्त पूरा हो रहा है। एक बात, एक वसीयत दे रहा हूं। रुबाइशा के करीब झुके, आवाज धीमी मगर वाज़ेह थी। मेहंदी का साथ कभी मत छोड़ना। वही तुम्हें बचाएगा, वही इस घर का राज जानता है, वही तुम्हें इंसाफ दिलाएगा। रुबाइशा का दिल फटने लगा। पापा, मैं वादा कैसे? कसम। अफजल शाह ने टूटती सांसों के साथ कहा। कसम खाओ कि मेहंदी के साय से भी जुदा नहीं होगी। रुबाइशा रो पड़ी। बाबा ठीक है, मैं कसम खाती हूँ, मैं मेहंदी का साथ नहीं छोड़ूंगी। इकबाल को अफजल शाह की आंखों में सुकून नजर आया। मेहंदी को बुला। वो टूटी सांसों में बोले। रुबाइशा भाग कर मेहंदी को बुला रही। मेहंदी, मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। रुबाइशा अपने बाप को कभी ऐसे नहीं देख सकती थी। निकाह करो तुम दोनों, यहाँ अभी। उनके अल्फाज दोनों पर बम की तरह गिरे। चचा जान ऐसा नहीं कहे, आपको कुछ नहीं होगा। मेहंदी रो रहा था। अस्पताल के सफेद सर्द कमरे में मशीनों की पीप पीप डूबती उबरती सांसों की तरह सुनाई दे रही थी।
ایک کونے میں لگی مدھم روشنی افضل شاہ کے پیلے پڑتے ہوئے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ ربائشہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور مہدی کی آنکھیں سرخ تھی۔ دونوں کی یقین نہیں آ رہا تھا کہ زندگی ان کے سامنے اس موڑ پر کھڑی ہے۔ افضل شاہ نے ایک بار پھر سانس کھینچی، جیسے ہر لفظ چھاتی پر بوجھ بن کر اتر رہا ہو۔ ربائشہ، مہدی کو تھام کر رکھنا۔ مہدی جھک کر اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ چچا جان، کچھ نہیں ہوگا، ڈاکٹر آ رہے ہیں، اب ٹھیک ہو جائیں گے۔ افضل شاہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ ہم سب جانتے ہیں مہدی، وقت ختم ہو رہا ہے، میری ایک ہی خواہش ہے، نکاح۔ یہ لفظ دونوں پر کاری ضرب کی طرح گرا۔ ربائشہ سہم کر پیچھے ہٹی، آنسو اس کی ٹھوڑی تک بہہ رہے تھے۔ بابا، یہاں ابھی؟ ہاں۔ افضل شاہ کے لب کانپے۔ میری ربائشہ کو تحفظ چاہیے، تم دونوں ایک ہو جاؤ۔ مہدی نے روتے ہوئے سر جھکا لیا۔ میں حاضر ہوں چچا جان، اگر آپ چاہتے ہیں، اگر ربائشہ راضی ہو۔ ربائشہ کا دل کانپ گیا۔ باپ کا آخری حکم، آخری وصیت اس نے لرزتے ہوئے کہا۔ میں راضی ہوں بابا، میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے۔ افضل شاہ کی آنکھوں میں نمی کے ساتھ سکون اترا۔ چند منٹوں میں ملازم مولوی صاحب کو لے آیا۔ مولوی صاحب صورتحال دیکھ کر ٹھہر گئے۔ بیٹا، یہ لمحہ بہت نازک ہے، مگر اگر مریض کی یہی وصیت ہے تو دیر نہیں کرنی چاہیے۔ مہدی اور ربائشہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے، دونوں کی سانسیں بھاری، دل کانپتے ہوئے۔ ہسپتال کے عملے نے پردہ سا کر دیا۔ مہدی کے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ تھی، ربائشہ کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ مولوی صاحب نے نکاح کا خط پڑھنا شروع کیا۔ ہلکی ہلکی تلاوت پورے کمرے میں پھیل رہی تھی۔ ربائشہ بنت افضل شاہ، آپ کو مہندی شاہ بنت احسن شاہ کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ لفظ اس کے کانوں میں تیز بجلی کی طرح گونجے۔ بابا کی آخری خواہش، ان کا آخری اعتماد۔ ربائشہ نے رک رک کر ٹوٹتی آواز میں کہا، قبول ہے۔ مہدی نے اپنے آنسو چھپاتے ہوئے گہری سانس لی۔ مہدی شاہ، کیا آپ ربائشہ کو نکاح کے بندھن میں قبول کرتے ہیں؟ قبول ہے۔ اس کی آواز بھاری، ٹوٹی ہوئی، مگر پوری طاقت کے ساتھ نکلی۔ گواہ موجود تھے، نرسیں، وارڈ بوائے اور وہ لمحہ جسے وقت نے سانس روک رکھی ہو۔ مولوی صاحب نے دعا پڑھ کے کہا، مبارک ہو، آپ دونوں میاں بیوی ہیں۔ اسی پل افضل شاہ نے ٹھنڈی لمبی سانس لی، جسے روح کے اندر کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ ربائشہ اور مہدی فوراً ان کی طرف لٹ گئے۔ بابا، ربائشہ نے ان کے ہاتھ پکڑا۔ افضل شاہ نے بڑی مشکل سے دونوں کے ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھوں میں رکھے اور مسکرائے۔ میری امانت اب تمہارے مہدی۔ ان کی آواز بجھ رہی تھی۔ ربائشہ، خوش رہنا بیٹا۔ ان کی آنکھیں ہمیشہ آہستہ آہستہ بند ہونے لگی تھی۔ بابا نہیں، بابا سانس لی پلیز۔ مہدی نے ڈاکٹر کو آواز دی، مگر دل کی مانیٹر پر ایک سیدھی لائن بن چکی تھی۔ ربائشہ وہیں ٹوٹ کر بیٹھ گئی۔ مہندی نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی اور ربائشہ کے گرد بازو پھیلا دیا۔ میں ہوں یہاں، تم اکیلی نہیں ہو۔ اسے تھامتے ہوئے کانپ رہا تھا۔ ہسپتال میں ہوا نکاح اور اسی لمحے باپ کی آخری سانس، ربائشہ کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل چکی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی خاموشی، وہی باہری فہم جسے وہ پہلے سے جانتا ہو۔ ربائشہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی، وہ چلے گئے۔ مہدی نے آہستہ سے پلٹ کر ان کے چہرے پر چادر ڈال دی، احترام سے، دور سے اور شاید ایک عجیب ذمہ داری کے ساتھ۔ پھر سے ربائشہ کی آنکھوں میں دیکھا، وہ آنکھیں جو ابھی بھی یتیم ہوئی تھی۔ میں ہوں نا۔ اسے بے حد دھیمی مگر مضبوط آواز میں کہا، تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ وہ بے سہارا تھی، روتے روتے اس کی سینے سے لگ گئی۔ شاہ حویلی کی بجلی جانے والے کمرے میں اندھیری شام اتر چکی تھی۔ چراغ کی مدھم روشنی دیواروں پر لمبے سائے بنا رہی تھی۔ مہدی کے والد احسن شاہ، جو کہ افضل شاہ کے بڑے بھائی تھے، چارپائی پر بیٹھے گہری سوچ میں تھے۔ ان کے چہرے پر گھبراہٹ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ کمرے میں ماں بیگم داخل ہوئی۔ ان کی چال میں اضطراب تھا۔ کیا ہوا؟ انہوں نے دروازہ بند کرتے ہوئے پوچھا۔ ربائشہ آ گئی ہے، پورے گاؤں میں بات پھیل گئی ہے۔ احسن شاہ نے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسا کر سخت لہجے میں کہا، میں یہی تو کہہ رہا تھا، اسے واپس نہیں آنا چاہیے تھا۔ افضل شاہ کی موت کو آج ایک ہفتہ گزر گیا تھا۔ ماں بیگم حیرت سے ان کے سامنے آ کر کھڑی رہی۔ آخر ڈر کس بات کا ہے آپ کو؟ وہ تو صرف اپنے باپ کی طبیعت دیکھنے آئی ہے۔ احسن شاہ کی زوجہ اس دنیا میں نہیں تھی۔ نہیں۔ احسن شاہ کی آواز ٹوٹ کر بلند تھی۔ اگر وہ بس اپنے باپ سے ملنے آئی ہوتی تو ٹھیک تھا، اگر اس کا یہاں رہنا یہ ہمارے لیے خطرہ ہے، بہت بڑا خطرہ۔ ماں بیگم نے گہری سانس لی۔ آپ ہمیشہ ڈرتے کیوں رہتے ہیں؟ کیا وہ بچپن کی منگنی کی بات؟ وہ تو کسی کو یاد بھی نہیں ہے۔ وہ جیسے آئی ویسے ہی چلی جائے گی۔ باپ تو مر گیا ہے اس کا، اب یہاں آ کر کیا کرنا ہے اس نے؟ بس یہی تو خطرہ ہے، ایسے انسان نے زور سے کہا۔ ان کی آنکھوں میں وہی خوف تھا جسے وہ برسوں سے چھپا رہے تھے۔ اگر ربائشہ یہاں رہی، اس حویلی میں پھر سے وہی حق، وہی رتبہ، وہی حصہ مانگے گی جو افضل شاہ چاہتا تھا۔ ماں بیگم سکتے میں آ گئی۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟
एहसन शाह ने धीरे धीरे लहजा नीचे किया, मगर जुमले में लर्जिश थी। हमने जो कुछ बनाया, जो कुछ कब्जे में है, वो सब उसके सवाल पूछने से हाथ से निकल सकता है। मैंने मेहदी को बड़ी मुश्किल से इस गांव का सरदार बनाया। अगर रुबाइशा को सच का जरा भी पता चल गया तो सब बिखर जाएगा। वहां बेगम ने उनकी आंखों में देखा, तो आप चाहते हैं कि मैं वो वापस चली जाए? एहसन शाह ने गहरी सांस ली, जैसे कोई अंदर का बोझ बाहर निकल रहा हो। हाँ, रुबाइशा को यहाँ देर तक नहीं रुकना चाहिए। उसके रहने से ना सिर्फ हवेली का अमन बिगड़ेगा, बल्कि वो पुराने जख्म भी खुल जाएंगे जिन्हें हमने मुश्किल से दफन किया था। एक लम्हा खामोशी छा गई। फिर एहसन शाह ने आहिस्ता जहर भरी धीमी गर्ज में कहा, और अगर अफजल शाह आखिरी दम पर कोई ऐसी बात कर गया जो नहीं करनी चाहिए तो हालात हाथ से निकल जाएंगे। मेहंदी को रुकना मुश्किल हो जाएगा। माँ बेगम का दिल धक से रह गया। आप कह रहे हैं कि अफजल उसे सच बता सकता है? एहसन शाह की आंखों में खौफ की वजह सख्ती उतर आई। हाँ, और अगर ऐसा हुआ तो ना सिर्फ हमारा बना बनाया सब कुछ टूटेगा, बल्कि मेहंदी और रुबाशा की जिंदगियां भी बदल जाएंगी। तेज हवा ने खिड़की को झिंझोड़ा। कमरे में खामोश दबका हुआ रास बीन बजाने लगा। माँ बेगम ने कांपती आवाज में पूछा, क्या हम इसे रोक सकेंगे? एहसन शाह ने आंखें बंद कर ली। पता नहीं, मगर एक बात याद रखना, रुबाशा का यहाँ रहना हमारे लिए अच्छा नहीं, और जो कुछ होने वाला है वो बस एक तूफान की शुरुआत है। हवेली के अंधेरों में शान उतर रही थी। रुबाशा अपने कमरे के खुले दरवाजे के पास बैठी थी, आंखें रो रो कर सुर, हाथ कपकपाते हुए बाप का रुमाल पकड़े। एक हफ्ते तक वो इस कमरे की होकर रह गई थी जिस बाप के लिए वो जिंदगी भर तरसी थी। उसे कुछ लम्हों के लिए मिले थे, इससे बुरा और क्या ही दुख हो सकता था। दरवाजा जोर से धक्का खाकर खुला। माँ बेगम अंदर दाखिल हुई। चेहरा सख्त, आंखों में जलन और आवाज में जहर था। बस बहुत हो गया, वो दर्द पर बोली। जिस घर ने तुझे पनाह दी, तूने उसी घर के कफन में कील ठोक दी। रुबाइशा ने चौंक कर सर उठाया। माँ बेगम, मैंने क्या किया है? माँ बेगम की आंखों में गुस्सा दहकने लगा। वो आगे बढ़ी और रुबाइशा के बाजू को झटके से पकड़ा। जा, अपने बाप को मार दिया? हाँ, तुम्हारी वजह से मरा वो। तुम आई और इसका सांस बंद हो गया। क्या बदला लिया है तुमने? रुबाइशा की टांगों से जान निकल गई। इतनी नफरत वो पहली बार देख रही थी, वो भी सौतेली माँ से। वो घबरा कर पीछे हटी। ऐसा मत कहे प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया, मैं उनकी बेटी हूँ। बेटी? माँ बेगम ने हंकार बढ़ा। बेटियां यूं बाप की सांसें नहीं छीनती। जाओ दफा हो जाओ इस हवेली से। अब किस हक से बैठी हो यहाँ? किस रिश्ते से रह रही है इस घर में? कहा है क्या है तुम्हारा मकाम? रुबाइशा खामोश खड़ी रही। ऐसा लगा जैसे जमीन उसके पैरों तले से निकल गई हो। आंसू खुद बहने लगे। माँ, मुझे मत निकाले। बाबा अभी गया है। मैं अकेली अकेली? माँ बेगम ने तंजील लहजे में कहा, बहुत ड्रामे देखे हैं तुमने लगता। बस अपना सामान उठाओ और वापस अपने शहर चली जाओ। उन्होंने हाथ बढ़ाकर रुबाइशा का बैग पकड़ने की कोशिश की। वो वैसे ही डर गई थी। एहसन शाह की बातों से उसकी लड़की को एक लम्हा या रहने नहीं दे सकती थी, वरना वो सच जान जाती और सब हाथ से निकल जाता। रुबाइशा सहम कर पीछे हटी। उसका दिल धड़क रहा था, घबराहट हद से बढ़ रही थी। तभी दरवाजा एक दहाड़ के साथ खुला। वेदी अंदर दाखिल हुआ। चेहरा लाल, आंखें अंगारे, कदमों की धमक से कमरा लर्ज रहा था। माँ! उसकी आवाज पत्थर डोलने वाली थी। वहां चौंकी। ये क्या बदतमीजी में थी? मैं अपनी हवेली में, ये सिर्फ आपकी हवेली नहीं है, ये इसका भी घर है। रुबाइशा ने आंखें उठाई। मेहदी सीधा उनके सामने खड़ा हुआ, ऐसे जैसे वो दीवार बन गया। माँ बेगम ने गुस्से से कहा, मेहदी, तुम जानते हुए लड़की क्या है? इसकी वजह से बस। मेहदी आ गया, आवाज तेज मगर काबू में। आपने हद पार कर लिया। कोई हाथ नहीं लगाएगा इसे, कोई घर से नहीं निकालेगा इसे। क्योंकि वो चंद में रुका। रुबाइशा की तरफ देखा, उसकी आंखों के आंसू, उसके जिस्म की लर्जिश, सब मेहदी के चेहरे पर आग बनकर फैल रहे थे। फिर से जोरदार आवाज में ऐलान किया, मेरी बीवी है ये। राब बेगम की आंखें फट गई। क्या? मेहदी ने मजबूत लहजे में कहा, निकाह हुआ है हमारा, चाचा जान के जाते जाते, हजरत ताल ने उनकी रजा और वसीयत के साथ। रुबाइशा ने हैरत से मेहदी को देखा। तो शायद पहली बार से पूरी शिद्दत से अपना कह रहा था। माँ कदम बेगम एक कदम पीछे हटी। उनका चेहरा सख्त पड़ गया। ये तुमने क्या कर डाला बेटी? जो सही था। मेहदी की आवाज अटल थी, सख्त फैसला कुन थी। रुबाइशा कहीं नहीं जाएगी। इस घर की इज्जत है, इस घर की बेटी है, और मेरी अमानत है। इसे हाथ भी लगाया ना माँ, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रुबाइशा के दिल धक से रह गया। ये वही मेहदी था जिससे वो बरसों दूर रखी गई थी। माँ बेगम बेबसी, हैरत और गुस्से के मिले जुले तासुर में उसे देखती रह गई। मेहदी ने नरमी से रुबाइशा की कलाई पकड़ी। चलो यहाँ से।
उसे अपने पीछे लिए कमरे से बाहर निकल गया, जैसे अब उसे पूरी दुनिया से छुपा कर बचा कर रखेगा। नेज़ी उसे अपने हाथ से थामे हवेली के अंदरूनी हिस्से की तरफ ले जा रहा था। उसका कदम कदम पर कांपना वो महसूस कर रहा था, मगर रुबाइशा मुसलसल नजरें झुकाए खामोश फीकी सांसें लिए चल रही थी, जैसे वो अपने कमरे में जो अब उन दोनों का बन चुका था कि अंदर दाखिल हुए। मेहंदी ने दरवाजा आहिस्ता से बंद किया। बैठ जाओ, उसने नरमी से कहा और आगे बढ़कर उसके बाजू को सहारा देना चाहा। रुबाइशा ने झटके से उसका हाथ परे कर दिया। छोड़ो मुझे। उसका लहजा कांप रहा था, मगर आंखों में शोले थे। मेहंदी ठड़क गया। रुबाइशा, तुम ठीक नहीं हो, या बस मत छूना मुझे। वो एक कदम पीछे हुई, जैसे उसके करीब आना भी जहर हो। तुम किस हक से मेरा हाथ पकड़ते रहे हो? रुबाइशा की आवाज भरा गई, मगर गुस्से की चोट उसने साफ थी। किस हक से मुझे यहाँ लाए हो? मेहंदी ने गहरी सांस दी, जब्त करता हुआ। मैंने तुम्हें नहीं लाया, मैंने तुम्हें बचाया है। माँ, माँ बेगम। रुबाइशा तनक की हंसी, जिनके सामने तुमने मुझे अपनी बीवी कहकर खड़ा कर दिया। मेहंदी ने नजरें उसके चेहरे पर गाड़ दी। कि तुम हो और मैं बस। रुबाइशा ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। तुम कुछ नहीं कहोगे, कुछ भी नहीं। मैंने बाबा की मर्जी के आगे सर झुका दिया, लेकिन तुम मेरे लिए अजनबी थे, हो और रहोगे। मेहंदी की आंखों में वही चोट उतरी, वही खामोश आग जो हर बार उसके अंदर उठती थी। रुबाइशा, मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा, बस तुम रो रही थी। हाँ, और तुम ही वो आखिरी शख्स हो जिसके सामने मैं कमजोर दिखूं। वो लड़ती आवाज में बोली। तुम दूर रहो मुझसे, मेरा सहारा बनने की जरूरत नहीं है। मैं गिर जाऊं, टूट जाऊं, मर जाऊं, तुम बस दूर रहो। मेहंदी ने एक लम्हा आंखें बंद की, जैसे ये अल्फाज सीने में छुरियां बनने लगी हों। इतनी नफरत मुझसे? उसकी आवाज भारी हो गई। हाँ, रुबाइशा ने नम आंखों के साथ चीख कर कहा। नफरत है, गुस्सा है, तकलीफ है। तुम थे कहाँ जब हम अकेले थे? तुम थे कहाँ जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी? और अब तुम हीरो बनने आए हो? मेहंदी के हाथ बेख्तियार मुट्ठियों में बंद हो गए। रुबाइशा, मैं निकाह के वक्त तुम्हारे साथ था। मैंने, हाँ, वो तंजीह हंसी। वो निकाह जो हमारे बीच मजबूरी में हुआ था। मैं ये रिश्ता कबूल नहीं कर सकती। ये मेरे रहने की जगह नहीं, मैं कनाडा चली जाऊंगी। मैं कमजोर नहीं हूँ मेहदीशा, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। इस बार मेहदी एक कदम उसके करीब आया, मगर छुआ नहीं। उसने धीमी मगर लड़ती हुई आवाज में कहा, नहीं रुबाइशा, तुम कमजोर नहीं, लेकिन आज पहली बार मुझे लगा कि मैं कमजोर हूँ, क्योंकि तुम्हारी एक बात भी बर्दाश्त नहीं हो रही। रुबाइशा ने चेहरा मोड़ लिया, आंखों में आंसू बह रहे थे। मेहदी ने आहिस्ता से कहा, ठीक है, मैं दूर रहूंगा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, तुम चाहो या ना चाहो, तुम मेरी हो, और मैं तुमसे दूर रह तो सकता, पर तुम्हें छोड़ नहीं सकता। ये कहकर वो आहिस्ता से दरवाजा खोलता बाहर निकल गया। रुबाइशा अकेली रह गई, गरूर, गम और अंदर से टूटते हुए दिल के साथ। रुबाइशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ क्यों आई थी और ये सब क्या हो रहा था। वो अभी भी बेड के किनारे से लगी रो रही थी, जब उसे फजीलत बेगम की कॉल आ रही थी। आंसू गाल से रगड़ती अपना फोन उठाकर कमरे कान से लगा गई। हेलो मामा, कैसी हैं आप? फोन पर लड़ती आवाज निकली, मैं ठीक हूँ। कब वापस आ रही हो? कफौरी सवाल कर बैठी। अभी नहीं, कुछ और वक्त लगेगा। वो क्या बताती, इसलिए सादा से लहजे में बोला। रूबी, मैंने कहा था ना जल्द वापस आ जाना। यहाँ की जैक के घर वाले शादी की डेट मांग रहे हैं और तुम आने से इनकार कर रही हो। देखो अब वहाँ तुम्हारा क्या काम, तुम्हारा बाप मर गया है। मुझे नहीं पता, कल ही वापस निकलो वहां से। वो परेशान थी, उनकी आवाज से परेशानी झलक रही थी। मामा, मैं नहीं आ सकती, जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं हो जाता तब तक मैं वापस नहीं आऊंगी। प्लीज रोज रोज मुझे कॉल मत किया करें। ये कहती हूँ फोन बंद करके। उसे अफजल शाह की बात यकदम जहन में आई। बेटा, कुछ राज है जो तुम जान के जाओगी। और एक बात तो समझ गई थी कि अफजल शाह की मौत एक कत्ल नहीं थी, उन्हें मारने की कोशिश की गई थी। जब भी वो अस्पताल में ऐसी हालत तक पहुंच गए थे, पर वो आगे क्या कर सकती थी, कैसे सच जान सकती थी, उसे समझ नहीं आ रहा था। वो सोचों में घूम रही थी जब मेहंदी कमरे में दाखिल हुआ। उसे यूं ही ठंडी जमीन पर बैठा देखो अफसोस से सर झटक गया। अपनी शॉल उतारकर एक तरफ रखता वो सीधा ड्रेसिंग रूम में घुस गया। आरामदायक कपड़े पहनकर जब वो वापस आया तो अभी तक बैठी आंसू बहा रही थी। न जाने क्यों ये आंसू उसके दिल पर गिर रहे थे। माना कि लड़की उसके लिए अजीज नहीं थी, पर फिर भी उसकी तकलीफ, मेहंदी शाह को अपनी तकलीफ महसूस हो रही थी। उसकी मांग थी, वो बचपन से जानता था। आज तक उसने अपने दिल में किसी दूसरी लड़की को जगह नहीं दी थी, और अब ये लड़की उसकी बीवी बन गई थी। तो कैसे ये दिल उसका ना होता? सुनो, रो क्यों रही हो? वो भी नीचे फर्श पर उसके बराबर में बैठा। चाचा जान की याद आ रही है क्या? वो कुछ ना बोली, बस इस बात पे सर हिला दिया। तुम्हें पता है, वो हमेशा तुम्हारा जिक्र मुझसे करते थे।
रूबी, तुम उनके दिल का सुकून थी। मेहंदी ने नहायत आहिस्ता जैसे लफ्ज टूट ना जाए वैसे कहा। रुबाइशा ने आंसू साफ किए मगर बहाव रुका नहीं। अगर मैं उनको इतनी ही अजीज थी तो मुझे इतने सालों तक दूर क्यों रखा? मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम रुकी। दिल जैसे हालत में आ गया कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हो। मेहंदी की सांसें एक लम्हा को रुकी, फिर उसने नजरें झुका दी। ये फैसला मेरा नहीं था, शायद किस्मत थी, शायद बड़ों की मर्जी। लेकिन एक बात तुम्हें आज बता दो। उसकी तरफ जरा सा झुका, लहजा बारी मगर नरम था। मैंने कभी किसी को तुम्हारी जगह नहीं लेने दी, ना माजी में ना आज। रुबाशा के दिल ने जोर से धड़कना शुरू कर दिया। वो नजरें चुराने लगी मगर मेहंदी ने उसकी आंसू भरी आंखों का रुख वापस अपनी तरफ कर दिया। मैं तुम्हें रोता देख नहीं सकता रूबी। उसकी आवाज गहरी और जख्मी थी। जितना दुख तुम्हें चचे जान के लिए है उससे कम दुख मुझे नहीं है। यह भी उनका बेटा था। रुबाइशा की बंद मुट्ठी खुलने लगी। पहली बार उसमें और उसके दर्द में एक अजीब सा रिश्ता महसूस कर रही थी। वो रिश्ता जिसे वो मानना नहीं चाहती थी। मेहंदी, उसने हल्की हिचकी भरकर कहा। मामा कह रही थी कि मैं वापस आ जाऊं मगर मैं नहीं जा सकती जब तक मैं सच नहीं जान लूंगी कि बाबा के साथ हुआ क्या। मेहंदी ने फौरन उसकी बात पकड़ ली। तुम समझती हो ये तिबी मौत नहीं थी? रुबाइशा ने लड़ती सांस ली। मुझे लगता है बाबा का कत्ल हुआ, किसी ने उन्हें मारा है और ये सब कुछ छुपाया जा रहा है। मेहंदी की आंखों एकदम सख्ती उतरी, पूरा सीधा हो बैठा। कौन? रुबाइशा ने सर झुका दिया। मुझे नहीं पता लेकिन मैं डरी हुई हूँ। फिर भी अकेले ही सही, मैं सच जानकर ही रहूंगी। उसके आखिरी जुमले पर मेहंदी की सांस बदल गई। वो आहिस्तेगी से आगे बढ़ा और उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। अकेली? उसकी आवाज भारी, भरोसा देने वाली और थोड़ी अपने रंग में लिए हुई थी। रोबी, तुम मेरी बेबी हो, मेरी हिफाजत में आ। जब तक मैं जिंदा हूं कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। रुबाइशा ने सिसकी रोकी मगर आवाज फिर बह निकली, आंसू। और इस बार जैसे टूटे हुए नहीं बल्कि किसी की बात मान लेने वाले हुए थे। मेहंदी ने हाथ बढ़ाकर आहिस्तेगी से उसकी आंखों से आंसू पोंछे। बस, अब वो नहीं रोएंगी। तुमने चचे जान से वादा किया था और मैंने तुमसे। तुम अकेली नहीं रोगी, मैं हूं तुम्हारे साथ। हम साथ हैं सच्चाई जानने के लिए। वो उठने लगा मगर फिर रुका और एक लम्हा, सिर्फ एक लम्हा के लिए उसने उसके सर के करीब आकर आहिस्तेगी से कहा, और जहां बात तुम्हारे रोने की हो ये दिल बर्दाश्त नहीं करता। रुबाइशा बेख्तियार उसकी तरफ देखने लगी। उसके अंदर कुछ टूटा भी और कुछ जुड़ भी गया। चलो मेरे साथ। मेहंदी ने रुबाइशा को उठने का इशारा किया। कहा? इस वक्त? रुबाइशा हैरान होकर पूछने लगी। तुम्हें वो दिखाने जो तुम्हें जानना चाहिए, तुम्हारे बाबा की सच्चाई। मेहंदी की आंखों में अजीब सा अज़्म था, जैसे वो बरसों से किसी लम्हे का इंतजार कर रहा हो। क्या? क्या आपको पहले से पता था? रुबाइशा का दिल धड़क उठा। मेहंदी ने गहरी सांस ली। इतना नहीं जितना तुम समझ रही हो, लेकिन चचा जान ने मुझे मरने से पहले कुछ रोज पहले बुलाया था। बात अधूरी रह गई थी पर एक चीज एक चीज मेरे पास है जिसे तुम्हें देखना होगा। वो दोनों कमरे से निकले। लंबी सी राहदारी में उनके कदमों की छाप गूंज रही थी। रुबाइशा का हाथ बेइरादा उसके बाजू के साथ छू रहा था और मेहंदी का दिल बेइरादा तेज धड़क रहा था। मेहंदी, अगर सच बहुत खतरनाक हुआ तो? वो रुका और पलट कर उसकी तरफ देखा। तो फिर तुम मेरे साथ रहना, खतरा तुम्हें छूकर भी नहीं गुजरेगा। रुबाइशा की सांस लड़स गई। ऐसी बातें कोई पहली बार उसे कह रहा था और यूं कह रहा था जैसे वो हक रखता हो। आखिर वो दोनों हवेली के पिछले हिस्से में पहुंचे। एक छोटा सा स्टोर रूम झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ था। दरवाजा पुरानी लकड़ी का था और लग रहा था जैसे सालों से खोला ना गया हो। यहाँ? रुबाइशा ने बेयकीनी से पूछा। मेहंदी ने दरवाजा खोला। चिड़चिड़ाहट गुंजी और गिर्द की बू हवा में फैल गई। चचा जान की वो चीजें यहाँ है जो किसी को नहीं दिखाई थी, शायद सिर्फ तुम्हें। मेहंदी ने एक पुराना लकड़ी का संदूक खोला। उसमें कागजों के पलंदे, एक डायरी और एक मेमोरी कार्ड रखा था। रुबाइशा का दिल सीने से बाहर आने वाला था। ये बाबा की डायरी? हाँ। और मेहंदी ने मेमोरी कार्ड उठाया। ये इन्होंने मुझे दिया था, कहा था कि अगर कुछ हो जाए तो तुम तक पहुंचा दो। रुबाइशा के हाथ काम किया। मेहंदी, मुझे डर लग रहा है। मेहंदी उसकी इतना करीब आया कि उसकी सांसें रुबाइशा के चेहरे को छू रही थी। मेरी तरफ देखो। रुबाइशा ने आहिस्ता से नजरें उठाई। जब तक मैं हूं तुम्हें किस चीज से डरने की जरूरत नहीं है। सच तुम्हारे सामने आएगा और मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। उसके लहजे की शिद्दत ने रुबाइशा का खौफ आधा कम कर दिया था, बाकी दिल की धड़कनों में बदल गया था। चलो बाहर चलकर देखते हैं कि इन फाइलों में क्या है। रुबाइशा ने आहिस्ता से सर हिलाया। मेहंदी, अगर बाबा का कत्ल हुआ था तो कातिल हमारे आसपास हो सकते हैं ना? मेहंदी की आवाज में सख्ती फैल गई। तो फिर उन्हें पता चल जाना चाहिए कि रुबाइशा अफजल शाह अकेली नहीं है।
صبح کا سورج پوری طرح سے نکلا نہیں تھا. حویلی کے سہن میں ہلکی سی دھند تیرھی تھی. مرغے کی آواز دور سے، مٹی کی خوشبو اور نوکرانیوں کے برتن رکھنے کی ہلسی کھٹ پر سب ماحول کو گاؤں جیسا بنا رہے تھے. ربیشہ نے رات پر شاید نیند لی تھی اور ناشتے کی میز پر آئی تو ہمیشہ کی طرح جینز اور فل فیلٹی شرٹ پہنے ہوئے تھی، بال سیدھے بغیر دوپٹے کے. اس کی اپنی دنیا تھی، اپنا انداز، مگر حویلی کا ماحول اس پر نظریں کاٹ چکا تھا. لیڈی پہلے سے بیٹھا ہوا تھا، سیاہ سادہ شلوار قمیض آستین چڑھی، داڑھی تھوڑی بڑی ہوئی اور آنکھوں میں وہی گاؤں کا سادہ مگر بے جھجک سا دبدبا. وہ دیسی گھی پراٹھے پر لگا کر کھا رہا تھا، چائے کا بڑا سا کپ ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا، جیسے یہی اس کی زندگی کا سب سے بڑی ضرورت تھا. ربیشہ آگے بڑھی تو مہندی نے ایک نظر اس کے کپڑوں پر ڈالی. حویلی کے سارے نوکر یہی تھے. کیا ہوا، ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ربیشہ نے سر تہجے میں پوچھا. ویسے ایسے ہی، یہاں گاؤں کی عورتیں تو ایسے کپڑے نہیں پہنتی. مہندی نے بھی ہنسی سے کہا. میں گاؤں کی عورت نہیں ہوں. ربیشہ کا چمچ ہاتھ میں رک گیا. وہ تو مجھے پتا ہے. مہندی نے چائے کا گھونٹ لیا. اور کیا پتا ہے آپ کو؟ کہ میں یہاں ایسے رہتی ہوں، ایسے ہی پہن لیتی ہوں، کہ میرا سٹائل ہے، میرا کمفرٹ. ربیشہ کو اس کے لہجے میں چھپا طنز فوراً محسوس ہوا. میں نے کچھ کہا نہیں، بس ایسے ہی تمہیں دیکھ کر ہی پتا لگتا ہے کہ تم یہاں کی نہیں ہو. مہندی نے پوری طرح سے اس کی طرف دیکھا، سیدھا بے جھجک بغیر ڈرے. میں واقعی یہاں کی نہیں. ربیشہ نے تلخی سے کہا. اور آپ بھی میرے جیسے لوگوں کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر سکتے. وہ ہنسنے کی دیکھتی منہ بنا گئی تھی. یہ تو وقت بتائے گا کہ کون کس کے ساتھ ایڈجسٹ کرتا ہے. مہندی نے تھوڑا آگے کو جھکتے ہوئے ربیشہ کا دل ایک لمحے کو رکا. اس کے لہجے میں عجیب سا اعتماد تھا، جسے وہ اس حقیقت میں سے قبول کر چکا اپنی شرطوں پر. پھر مہندی نے بغیر کچھ جھجک کے سوال پوچھ لیا. ویسے کل رات تم نے وہ سب دیکھ لیا تھا جو ڈائری اور فائلوں میں تھا؟ ربیشہ نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا. اتنی اونچی آواز میں نہ بولے، ملازم سن لیں گے. مہندی نے کندھے جھٹکے. وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، مگر خیر تم شہری لوگ ڈرتے بہت ہو. ربیشہ نے تیکھا جواب دیا. شہری نہیں، باشعور. فرق ہوتا ہے. مہندی ہلکا سا مسکرایا اور مسکراہٹ جو کم ہی آتی تھی، تھوڑی چڑانے والی، تھوڑی دلچسپ تھی. ہاں، باشعور. وہ آہستہ آہستہ چائے پیتا رہا. اور باشعور لوگوں کو صبح کے وقت دوپٹہ لینا چاہیے، کم از کم اس گھر کے مردوں کی عزت کا خیال رکھنے کے لیے. ربیشہ کا دل جیسے جل اٹھا. میں اپنی مرضی سے رہوں گی، میری زندگی ہے. آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں گاؤں کی طرح سر ڈھانپ لوں، چوڑی قمیض پہن کر بیٹھ جاؤں؟ مہندی نے بہت سیدھے لہجے میں کہا. تم مہندی شاہ کی بیوی ہو، میری عزت ہو. مجھے برا لگتا ہے جب تم اس طرح سب کے سامنے آتی ہو. ربیشہ ساکت رہ گئی. میں اپنی خواہشات کے خلاف نہیں جا سکتی. مہندی نے آہستہ سے جواب دیا. پھر دیکھتے ہیں کون پہلے بدلتا ہے، تم یا میں. ایک لمحہ کی خاموشی اور زیادہ سر لگنے لگی تھی، اور اسی خاموشی میں مہندی نے کپ اٹھایا اور اٹھ کر بولتے ہوئے باہر جانے لگا. جا رہے نا؟ آج ہم شہر جا رہے ہیں، کچھ کام ہے تمہارے بابا کے بارے میں. ربیشہ کے دل میں خوف اور تجسس اکٹھے جا گئے. ربیشہ نے جلدی جلدی اپنا بیگ اٹھایا، جیکٹ پہنی اور باہر آئی تو مہندی جیپ کے ساتھ کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا. ہوا میں ہلکی سی دھند اور سردی تھی. مضبوط ربیشہ کی جینز اور فٹ ٹی شرٹ پر ایک جیکٹ ضرور تھی، مگر پھر بھی وہ دوپٹے میں تھی. مہندی نے اسے دیکھا تو ایک لمحے کو رک گیا. بیٹھ جاؤ. اسے جیپ کا دروازہ کھولا. شکریہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ربیشہ نے بغیر دیکھے جواب دیا. عادت نہیں ہے مجھے ایسے لفظوں کی. مہندی نے جواب دیا. جیپ سیدھی مین روڈ پر آ گئی. خاموشی چھائی رہی. مہندی ڈرائیونگ پر دھیان رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر خود کو بار بار ربیشہ کے کپڑوں اور انداز سے الجھتا ہوا پا رہا تھا. وہ لگ ہی اتنی پیاری رہی تھی. یہ شہر جانے والا کا سفر لمبا تھا. یہ شال پہن لو، سردی لگ جائے گی. 2 منٹ بعد اس نے کہا. اپنی شال اس کی طرف پڑا دے. میں ٹھیک ہوں. ربیشہ نے آہستہ سے کہا. تم ٹھیک نہیں لگ رہی ہو. وہ بھی ارادہ بول گیا اور فوراً اس کی طرف وہ مڑی. آپ کو کب سے میری فکر ہونے لگی؟ کل تک تو کہہ رہے تھے میں یہاں کی نہیں لگتی. شال اوڑھ لی. مہندی نے ہال سٹرنگ پر مضبوطی سے جمائے. وہ میں نے ویسے ہی کہا تھا. ویسے ہی؟ ربیشہ نے طنزی ہنسی ہنسی. آپ ہر چیز ویسے ہی کہتے ہیں کیا؟ کبھی غصہ ویسے ہی، کبھی حکم ویسے ہی. اور تم؟ مہندی نے ایک نظر اس کی طرف ڈالی. تم ہر وقت ضد کرتی ہو، ہر بات پر چپتی ہو. میں سچ بولتی ہوں. ربیشہ نے تڑک کر جواب دیا. سچ یا اپنی مرضی؟ اس کا لہجہ ٹھنڈا تھا. ربیشہ نے ہونٹ بھینچ لیا. آپ کو مجھ میں صرف سب غلط ہی نظر آتا ہے، کپڑے، لہجہ، انداز، ہر چیز. مہندی نے گہری سانس لی. غلط نہیں، بلکہ بہت مختلف، اور یہ فرق مجھے روکنے کی کوشش نہیں کر رہا. میں بس سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تم شہر والی ہو، آزاد ماحول کی عادی. میں گاؤں کا آدمی ہوں، سیدھا سادہ.
रुबाइशा हैरान रह गई। मेहदी पहली बार खुलकर बोल रहा था और मैं कभी अपने तरीके नहीं बदलूंगा, उसने धीमे लहजे में कहा। रुबाइशा ने भी आहिस्ते से जवाब दिया और मैं अपने गाड़ी ने एक मोड़ काटा और हवा अंदर तेज दर लग गई। रुबाइशा के बाल चेहरे पर बिखर गए। वो संभलने लगी तो मेहदी बेख्तियार बोला, बाल बांध लो, रास्ता लंबा है। फौरन जैसे अपनी गलती का एहसास हुआ, मतलब तुम चाहो तो। रुबाइशा ने उसके लहजे पर हल्की सी हंसी दबाई। आप हुक्म कर दिया करें मेहदी, दुनिया बदल गई है, औरतें खुद से ज्यादा समझ रखती है। मेहदी ने तेज नजरों से उसे देखा। हाँ, समझ तो मैं आज कल बहुत दिख रही है तुम्हारी। और जैसे ही रुबाइशा ने चेहरा उसकी तरफ घुमाया, उसने नजरें उठाकर कहा, ऐसे कपड़ों से शुरू होकर हर बात में। रुबाइशा के गाल तप गए। आपको हमारी ड्रेस क्यों इतना चुभता है? मेहदी ने अजीब संजीदगी से कहा, क्योंकि मुझे बुरा लगता है जब लोग तुम्हें ऐसे देखें। रुबाइशा साकित रह गई। उसकी सांसें जैसे सीने में ही रुक गई। क्यों? उसकी आवाज बहुत धीमी थी। मेहदी ने नजर सीधी सड़क पर रखी। नहीं पता, शायद आदत है, शायद हक महसूस होता है, शायद इसलिए कि तुम। वो रुका। रुबाइशा ने बेख्तियार पूछा कि मैं। मेहदी की आवाज भारी हो गई कि तुम मेरी बीवी हो। गाड़ी के अंदर खामोशी छा गई। रुबाइशा की नब्ज दौड़ने लगी। फिर वो झटके से बोली, बीवी? वो भी बगैर मर्जी के? मेहदी ने फौरन जवाब दिया, तुम्हारी मर्जी मर्जी होती तो कभी मुझसे शादी नहीं करती। रुबाइशा ने उसकी बात काट दी, और अगर आपको मेरी पसंद नापसंद की परवाह होती तो जबरदस्ती निकाह ना करते। मेहदी ने तेज नजरों से उसे देखा। निकाह मैंने नहीं करवाया था, वो चाचा जान की वसीयत थी और मैं इनकार नहीं कर सकता था। रुबाइशा की आंखें भर गई। वो खामोश हो गई। मेहदी ने उसे रोते देखा तो जीप सड़क किनारे रोक दी। उससे गहरी सांस ली और नरम लहजे में बोला, रूबी देखो मेरी तरफ। रुबाइशा ने आहिस्ता आहिस्ता चेहरा उठाया। मेहंदी की आंखों में पहली बार सिर्फ नरमी थी। मैं तुम्हें तकलीफ देना नहीं चाहता, ना तुम्हारी जिंदगी बदलना, बस मुझे डर लगता है कि कहीं तुम मुझे हमेशा गलत ना समझती रहो। रुबाइशा ने हैरान होकर उसे देखा कि मेहदी शाह, वही गांव का सख्त मिजाज आदमी, ऐसा नरम भी हो सकता था। मेहदी ने धीरे से गाड़ी दोबारा चलाई और बोला, चलो शहर करीब है, वहां तुम्हारे बाबा के राज खोल ले। रुबाइशा खामोशी से उसकी तरफ देखने लगी। पहली बार दिल में एक धड़कन उसके लिए तेज हुई। शहर के पुराने अस्पताल के कॉरिडोर में एक अजीब सी खामोशी थी और बादशाह का दिल बार बार डूब रहा था। मेहंदी उसके साथ कदम कदम चल रहा था, जैसे हर लम्हे उसे सहारा दे रहा हो। नर्स ने एक कमजोर से आदमी की तरफ इशारा किया जो कमरे के बाहर लकड़ी की बेंच पर बैठा था। वो अफजल शाल का केयर टेकर था, दुबला पतला थका हुआ, आंखों में नींद और खौफ। रुबाइशा आगे बढ़ी। अब बाबा की देखभाल करते थे। उसकी आवाज रोंदी हुई थी। केयर टेकर ने चौंक कर सर उठाया। जी बीवी जी, अफजल साहब बहुत अच्छे इंसान थे, मैंने अपनी पूरी ईमानदारी से खदमत की थी। मेहदी सीधा खड़ा था, आंखों में गौर, आवाज भारी। सच बोलो, वरना एक सेकंड नहीं लगेगा तुम्हें मौत की नींद सुनाने में। केयर टेकर ने बेचैनी से इधर उधर देखा, फिर आहिस्ता से कहा, असल में एक हफ्ता पहले एक आदमी आया था। वो रुका, होठ कांपे। उसने मुझे एक दवाई का पैकेट दिया और कहा कि ये अफजल साहब को रोज देनी है। क्या ये नई मेडिसिन है? सांस तेज करने के लिए। रुबाइशा का दिल जोर से धड़का। आपने वो दवा दे दी? केयर टेकर की आंखें नम हो गई। जी बीबी जी साहब, क्योंकि उसने कहा था कि वो अफजल साहब के घर के लोग हैं। मैंने भरोसा कर लिया, लेकिन वो रो पड़ा। 2 दिन बाद ही अफजल साहब की हालत तेजी से खराब होने लगी। मैंने वो दवा देना रोक दी, लेकिन देर हो चुकी थी। वो बादशाह की सांस रुक गई। तो आप कहना क्या चाहते हैं, वो मेडिसिन नुकसानदा थी? केयर टेकर ने सर हिलाया। जी वो जहर तो नहीं कहलाएगा, मगर दवा उनके दिल के लिए खतरनाक थी। फिर उसने डरते हुए मजीद कहा, और वो आदमी गांव का नहीं था, शहर का भी नहीं। वो बहुत अमीर लग रहा था। मेहदी के चेहरे पर सख्ती छा गई। उसके जबड़े तन गए। चेहरा याद है? केयर टेकर ने आहिस्ता से सर नफी में हिला दिया। बस इतना याद है कि वो अफजल साहब से किसी पेपर के बारे में बात कर रहा था और अफजल साहब बहुत परेशान थे। रुबाइशा के कदम लड़खड़ा गया। मेहदी फौरन उसके करीब आया। संभालो खुद को। रुबाइशा की आंखों से आंसू बह निकले। मेहदी, बाबा को किसी ने कत्ल किया है। मेहदी ने आहिस्ता से उसके कंधे थामे। मैं हूं ना, सब सामने ले आऊंगा। कसम है मुझे चचा जान की, जिसने उन्हें नुकसान पहुंचाया। मैं छोड़ूंगा नहीं। शाम ढल चुकी थी। गाड़ी गांव की तरफ वापस जा रही थी। रास्ते में दिहाड़ी वाले फूल फरोश बैठे थे। मेहदी ने अचानक गाड़ी रोक दी। रुबाइशा ने हैरान होकर पूछा, क्या हुआ? मेहदी ने बगैर जवाब दिए गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। रुबाइशा ने खामोशी से उसे देखा। उसकी ऊंची मजबूत कामत, सर्द शाम में उसकी स्याह शाद, हर चीज लम्हे भर को दिल में हलचल पैदा कर गई। वो थोड़ी देर बाद वापस आया। उसके हाथ में गजरे थे, सफेद मोगरों के, ताजा खुशबूदार। रुबाइशा के दिल ने एक जोर की बैट मिस की। ये वो मेहदी था
जिसकी ताकात ने कभी नहीं की थी। वो खिड़की खोल कर बैठ गई। ये किसके लिए? मेहंदी ने बिना उसकी तरफ देखे बीवी के लिए। और कौन होता? रुबाशा की सांस रुक सी गई और दिल की रफ्तार भी। मेहंदी जीप में आकर बैठा और आहिस्तगी से गजरे उसकी कलाई पर पहनाए। उसके हाथ की उंगलियां रुबाशा की नरम जिल्द से टकराई। एक झटका सा उसकी रगों में दौड़ गया। ये क्यों? रुबाशा ने धीमी लड़ती आवाज में पूछा। मेहंदी ने पहले गजरों को देखा, फिर रुबाशा की आंखों में देखा। वो नजर सीधी, दिल में जा लगी। इसलिए कि तुम पर अच्छे लगते हैं, और शायद इसलिए भी कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी कलाइयों पर कुछ ऐसा हो जो सिर्फ मेरी पसंद से आया हो। रुबाशा का दिल रुक सा गया। उसके गाल गर्म होने लगे। नजर मेहंदी से मिल ना सकी। मेहंदी ने नीचे देखकर बहुत हल्की सी मुस्कुराहट छुपाई। माँ बेगम के हुक्म पर आज उसने खाना बनाया था। माँ बेगम ने जैसे ही पहला नवाला लिया, उनके माथे पर लकीरें नमूदार हो गई। ये क्या बनाया तुमने? नमक ही नहीं है इसमें। उनकी सख्त आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। रुबाइशा के दिल ने जैसे धड़कना छोड़ दिया। हाथ खुद ब खुद आंचल की तलाश में गए जो था ही नहीं। माबीना ने फौरन आगे बढ़कर नर्म आवाज में कहा, अम्मी शायद पहली बार बना है, मैं जरा ठीक कर देती हूँ। वो रुबाइशा के हाथ पर आहिस्ता से हाथ रखकर मुस्कुरा दी। माँ बेगम ने उसे घूरा। माबीना, हवेली के काम खेल नहीं होते। इसकी उम्र में मैं पूरा घर संभालती थी। रुबाइशा नजरें झुका के शर्मिंदगी, बेबसी और यतीमी एक साथ दिल पर आ गई। फैशन सा तन से हंसा। भाभी शहर की पढ़ी लिखी मैम है, ये कहाँ रोटियां बनाएगी? इनसे कहो बिस्किट बास्केट फ्राइज बचवा दें किसी रेस्टोरेंट से। वेदी की नजरें एकदम उठी। उसके चेहरे पर सख्ती आ गई, एक खामोश मगर वाज़ेह सच्चाई के साथ। माँ बेगम, उसने ठंडे मगर दबे गुस्से में कहा, जुबान संभाल के, मेरी बीवी है। एहसन शाह को जैसे चोट लगी हो। वो चंद में चुप रहा, फिर खनकार कर खामोशी से खाना खाने लगा। रुबाइशा ने हैरत से मेहंदी की तरफ देखा, तो पहली बार उसके लिए इस तरह खड़ा हुआ था। माँ बेगम ने गुस्से से सांस छोड़ते हुए कहा, चलो छोड़ो, बैठ कर खाओ। मेहंदी, तुम समझाते क्यों नहीं उसे? यहाँ की जिंदगी ऐसे नहीं चलती। मेहंदी ने थाली अपनी तरफ खिसकाकर बड़े सुकून से कहा, सीख जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, हर इंसान को वक्त देना पड़ता है। रुबाइशा का दिल एक लम्हे को रुका, फिर धड़का। एक गर्म लहर उसके सीने में दौड़ गई। मावीना मुस्कुराते उसके पास आई। आप ही आए, मैं आपको गांव की डिशेस सिखा दूंगी, बहुत आसान होती है, बस थोड़ा तरीका चाहिए होता है। रुबाइशा ने पहली बार दिल से मुस्कुराकर ठीक है कहा। मेहंदी ने चुपके से अपनी प्लेट उसके आगे बढ़ाई। ये चखो, नमक बिल्कुल ठीक है। लोगों की बातें दिल पर न लिया करो। रुबाइशा एक पल को उसकी आंखों में देखती रह गई। वो कमरे में आकर जैसे ही बेड पर बैठी, उसकी आंखों में खुद ब खुद उसकी आंखें बंद होने लगी। गांव की जिंदगी उसके आदि जिस्म के लिए बहुत भारी थी, और दिल वो तो पहले ही बहुत से बड़ा था। कुछ लम्हे में बैठ के कोने पर वो सिमट कर सो गई। मेहंदी थोड़ी देर बाद कमरे में आया। उसने देखा कि रुबाइशा के बाल हल्के से चेहरे पर बिखरे हुए, सर्दी की हल्की कपकपी के साथ तू सो रही थी। पंखा चल रहा था और खिड़की आधी खुली थी। वो रुक गया। उसकी नजरों में कोई सख्ती नहीं थी, कोई रोब नहीं, सिर्फ एक ऐसा एहसास जो शायद बरसों से उस दिल में दबा बैठा था। इतनी जल्दी थक गई हो? वो आहिस्ता से बुड़बुड़ाया, मगर आवाज में अजीब सी नरमी थी। उसने आहिस्ता से पंखा बंद किया, फिर बेड के पास आया। चंदमी से देखता रहा। दिल जैसे खुद ब खुद धड़क उठा। वही लड़की जिसे वो बरसों से जानता था, अब उसकी बीवी अपनी इतनी अजनबी। वो झुका, उसके कदमों के पास पड़ा कंबल उठाया, पूरी एहतियात से बहुत आहिस्ता से उस पर डाल दिया कि उसकी नींद ना टूटे। कंबल डालते उसके हाथ ने रुबाइशा के बालों को छुआ, लब उसके माथे पर रखकर पीछे हट गया। सुबह की मध्यम धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। रुबाइशा ने नींद में करवट बदली तो सबसे पहले उसे अपने ऊपर नरम गरम कंबल महसूस हुआ। वो चौंक कर उठ बैठी। ये वो याद करने लगी तो नमी सिमट सिमट गई। रात वो थकन से सीधी सो गई थी। कंबल किसने दिया? दिल धड़का। सिर्फ एक ही शख्स था जो दे सकता था। आहिस्ता से बेड के दूसरे किनारे की तरफ देखा। मेहंदी उठ चुका था, तो नींद भीगी बालों के साथ अलमारी में कुछ ढूंढ रहा था। रुबाइशा हिचकिचाते हुए बोली, वो कंबल तुमने दिया था? मेहंदी ने पल भर को रुककर उसे देखा, फिर नजरें चुरा ली। ठंड लग रही थी तुम्हें, इसलिए दे दिया। इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके लहजे में प्यार छुपा हुआ था। रुबाइशा दिल में हल्का सा मुस्कुरा गई। फिर भी शुक्रिया। मेहंदी ने रुख दूसरी तरफ किया ताकि वो उसके चेहरे पर आती शर्मिंदा सी नरमी ना देख ले। शुक्रिया की जरूरत नहीं है, तुम तो बात आधी छोड़कर रुक गया। रुबाइशा ने बरनी उठाई। मैं मेरी जिम्मेदारी है। मेहंदी ने कमजोर सी आवाज में कहा। वो चंद लम्हे खामोश रहे। रुबाइशा उठकर तैयार होने लगी। उसे पैंट शर्ट पहनी, बाल खुले छोड़े। वो दुपट्टा बेध्यानी में नहीं लिया,
मेहदी जो पानी के घूंट ले रहा था वो एकदम सा रुक गया। उसे पूरे ध्यान से देखा। पैंट शर्ट में खुले बालों में उसे अच्छा भी लग रहा था और दिल में एक ठेस भी। रुबाइशा, उसने नजरें तंग करके कहा, ये गांव से यूं यूं मत निकाला करो। रुबाइशा ने फौरन पलट कर उसे देखा। मसला क्या है मेहदी? कपड़े ठीक है, मुझे ऐसे ही पसंद है। मेहदी उसके करीब आया, 2 कदम के फासले पर रुककर। लहजा हल्का मगर गहरा था। मसला कपड़ों का नहीं है, मसला ये कि हवेली में सबकी नजरें होती है। मुझे अच्छा नहीं लगता कोई यूं देखे। क्यों? रुबाइशा ने फिर सवाल फेंक दिया। मेहदी पल भर को खामोश हो गया। नजरें हटाकर बोला, बस नहीं पसंद। रुबाइशा हल्की सी मुस्कुराई। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुमने तो कहा था। मैं मेहदी फौरन बोल उठा। फर्क पड़ता है, दिल है मेरा, पत्थर नहीं है। उसकी आवाज दब कर निकलने के बावजूद कमरे की खामोशी में जैसे चीख उठी। रुबाइशा चंद में से देखती रही। दिल में अजीब सी ठंडक और गर्मी एक साथ उतर गई। वो धीरे से बोली, अच्छा ठीक है, बात बात देती हो। मेहदी ने नजरें झुका ली, मगर उसके होंठों पर एक छोटी सी बेनाम सी रखी हुई मुस्कुराहट आ गई। रुबाइशा बाल बांध रही थी और उसे देखते खुद को रोक नहीं पा रहा था, जिसे दिल बरसों बाद अपने वादे याद कर रहा हो। रुको मेहदी। वो ठटक गया। ये आवाज उसके दिल में जैसे नरमी डाल गई। वो अभी हवेली से निकलने ही वाला था कि पीछे मुड़कर देखा तो रुबाइशा आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई आ रही थी, मगर आज पहली बार पूरे जिस्म पर बड़ी शॉल लपेटे हुए। शॉल उसके सर से लेकर कदमों तक थी। सिर्फ आंखें नजर आ रही थी और वो आंखें पहली बार पुरसुकून लग रही थी। वीदी एक लम्हे को बोल ही न सका। हैरत उसके चेहरे पर साफ थी, एक खुशगवार, बेइख्तियार, दिल को छू लेने वाली हैरत। वो जैसे उसे नए सिरे से देख रहा। और वैसे चलते उसके करीब आई और हल्की सांस भरते हुए बोली, मैं भी चलूं? बोर हो रही थी, गमले में अकेली बैठकर उदास हो जाती हूँ। मेहदी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर उसने नजरें चुराकर आहिस्ता से कहा, आज तो तुम बिल्कुल मुख्तलिफ लग रही हो। रुबाइशा ने साल जरा सी ठीक की। कोई बनावट नहीं थी उसमें, सिर्फ सादगी। बस बाहर जाना था तो सोचा ऐसे ठीक है। मेहदी की आंखें एक पल को भर सी गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसका दिल थाम कर नरमी से दबाया हो। हाँ, वो आहिस्ता से बोला, ऐसे बहुत अच्छी लग रही। रुबाइशा ने चौंक कर उसे देखा। सच? मेहदी ने पहली बार नजरें पूरी देर तक उसकी आंखों में रखी। सच। फिर उसने अपनी जैकेट कंधे पर रखी और हाथ से गाड़ी का दरवाजा खोला। चलो फिर साथ चलते हैं। रुबाइशा शाल जरा सा संभाल कर मुस्कुराई। वो बैठने लगी तो मेहदी ने आहिस्ता से कहा, आराम से, शॉल फंसी न जाए। इस एक जुमले ने रुबाइशा के दिल को अंदर ही अंदर पिघला दिया। मेहदी ने बैठकर इंजन ऑन किया और गाड़ी चल पड़ी। गाड़ी गर्दोनवा की खुश्क और धूल से बड़े रास्तों पर चल रही थी। दूर एक खुला मैदान नजर आया, जिरगा वाली जगह। छत में आदमी बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे। मेहदी ने गाड़ी आहिस्ता की और बिल्कुल मैदान के किनारे रोकी। रुबाइशा ने जैसे ही दरवाजा खोला, हवा में धूल के जर्रात उसके बालों में उड़ने लगे और उसकी शाल थोड़ी सी इधर उधर हुई और बाहर निकलने लगी। मेहदी ने फौरन हाथ उठाया। रुको, जाना आओ, गाड़ी में रहो। रुबाइशा चौंक कर बोली, क्यों? मुझे साथ जाना है। मेहदी ने सख्त लहजे में कहा, यहाँ औरतों का काम नहीं है और यही वजह कि तुम गाड़ी में रहो। ये कोई हल्की फुल्की बात नहीं, यहाँ सख्त फैसला होने वाला है और मैं नहीं चाहता कि तुम इसमें उलझ जाओ। रुबाइशा की आंखें चमकने लगी। वो शॉल थोड़ी सी सीधी करके आहिस्ता से बोली, मेहदी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम साथ हैं दोनों। मेहदी की नजरें ऊपर से नीचे तक उस पर पड़ी। उसके चेहरे, बाल और शॉल के अंदर छुपी हुई आंखें। दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। वो खामोश रह गया, बोल नहीं सका, सिर्फ देखता रहा और आगे बढ़ गया। वो फैसला सुना रहा था जब रुबाइशा ने एक लम्हा रुककर जिरगा के सामने कदम रखा। सब सरदार और मिश्रान हैरान नजर आ रहे थे। वो साफ और पुरएतमाद अंदाज में बोली, मैं चाहती हूँ कि फैसला ऐसा हो कि जमीन वापस दी जाए। जिसका हक है वही जमीन पाए। मैं इसमें मुदाखलत नहीं कर रही, बस हक को बहाल करवाए। खुले मैदान में चंदमों की खामोशी छा गई। सब लोग उसे देखकर हैरत ज़्यादा थे कि ये लड़की जो शहर से आई थी इतनी दुलेर और सीधी बात कह रही थी। मेहदी उसे देखे क्या? वो मुकम्मल शलवार कमीज में थी, सर पर दुपट्टा लिए, कंधों पर शॉल डाले। वो मेहंदी का दिल ले बैठे थे। मेहंदी ने आहिस्ता से उसका हाथ थामा। जी, मैं तुम्हारी बात के साथ हूँ, ये फैसला सही है। रुबाइशा ने आहिस्ता से उसकी तरफ देखा। दिल की धड़कन बैठ गई, मगर चेहरे पर सुकून था। जब सरदार और लोग माथे पर हाथ रखकर देखने लगे, एहसन शाह भी कुछ कह ना सका। जिरगा के बुजुर्ग सरदार मेहदी की तरफ देखकर सर हिला रहे थे। किसी ने दिल में कहा, सरदार मेहदी के फैसले हमेशा सख्त और गैर मुतवक्का होते हैं। आज फिर सबको वो हैरान कर गया। शुक्रिया सरदार,
شکریہ بیٹا، اللہ جوڑی سلامت رکھے۔ وہ بوڑھا شخص دعائیں دینے لگا۔ رباشا کو بہت خوشی ہوئی۔ اسے کچھ دیکھ کر مہدی بھی مسکرا گیا۔ اچھی لگ رہی ہو، بس ایک چیز کی کمی ہے، رکو میں لے کر آیا۔ وہ گاڑی سے اترا اور ایک چوڑی کی اسٹال سے لال رنگ کی چوڑیاں لی۔ یہ دیکھو، یہ آج تمہارے لیے تحفہ۔ رباشا کی جانی بڑھا دی۔ کس سے لگ رہی ہے؟ وہ خوش تھی، آج اس کی بات جو رکھ لی تھی مہدی نے، بہت پیاری۔ وہ دھیما سا مسکرایا، آج کل زیادہ ہی مسکرانے لگا تھا، اور بھی آہستہ آہستہ اس کے رنگ میں رنگتی جا رہی تھی۔ مہدی آہستہ گاڑی لے کر رکا۔ اس نے رباشا کی طرف دیکھا، آنکھوں میں سنجیدگی اور فکر تھی۔ رباشا، اس طرف مت جانا، یہ خطرناک جگہ ہے، تمہیں کچھ نہیں معلوم۔ رباشا نے ادھر ادھر دیکھا، کچھ لمحے کے لیے خاموش رہی، پھر اس کی نظر ایک چھوٹے سے بلی کے بچے اور بکری کے ساتھ کھیلتے ہوئے پڑی۔ اوہ، یہ کتنا پیارا ہے، وہ بولی اور بغیر سوچے سمجھے گاڑی سے اتر گئی۔ رباشا اپنی خوشی اور معصومیت میں اس کی بات ہی نہ سن رہی تھی۔ وہ بلی کے بچے کو دیکھ کر آگے بڑھ گئی، ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر تھی۔ اسی لمحے کھڑے درختوں کے پیچھے سے دو آدمی نمودار ہوئے، چہرے پر نقاب اور ہاتھ میں دھاگے بندھے۔ وہ دونوں آدمی فوراً رباشا کے قریب پہنچ گئے، اس کے ہاتھ پکڑ لیے اور اسے زبردستی اپنی طرف کھینچنے لگے۔ رباشا نے چیخنے کی کوشش کی، مہدی بچاؤ، مہدی۔ وہ لوگ اسے لے گئے۔ ایک کال کر کے مہدی واپس آیا تو رباشا گاڑی میں ہی نہیں تھی۔ وہ پریشان ہوتا آوازیں دینے لگا۔ سورج ڈھل چکا تھا اور شام کی ہلکی سنہری روشنی دھول میں گھل رہی تھی۔ مہدی صبح سے رباشا کو ڈھونڈ رہا تھا، ہر راستے، ہر جھونپڑی، ہر چھوٹے گاؤں کے کونے میں اس کی تلاش کی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز تھی، لیکن ہر قدم پر خوف بھی تھا، رباشا کہیں دشمنوں کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ چاندنی رات میں وہ بلاخر اسی سنسان علاقے میں پہنچا جہاں رباشا اغوا کی گئی تھی۔ دھندلی روشنی میں دو نقاب پوش آدمی اس کے سامنے کھڑے تھے۔ رباشا نے جیسے ہی مہدی کو دیکھا چیخی، مہدی بچاؤ، مہدی، لیکن دشمن اس کے قریب آنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ مہدی نے گہری سانس لی، دل میں غصہ اور خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ۔ رباشا، میں تمہیں لے کر نکلوں گا، چاہے کچھ بھی ہو۔ مہدی نے ایک قدم بڑھایا، ہاتھ میں چھری پکڑے اور دشمنوں پر حملہ کر دیا۔ رباشا بے بس تھی، خوفزدہ اور لڑز رہی تھی، لیکن جیسے ہی مہدی نے ایک دشمن کو مارا اور فوراً اس کے قریب گئی، مہدی نے اسے اپنی چھاتی پر لگایا۔ سردی اور خوف کے درمیان اس کی کان میں دھیمی سی آواز نے کہا، تم ٹھیک ہو؟ مجھے کچھ نہیں ہوگا، بس آرام کرو، میں ہوں نا۔ رباشا کی آنکھیں نم ہو گئی، دل دھڑکتا آ رہا تھا، لیکن اسے محسوس ہوا کہ یہ شخص اس کا محافظ ہے، اس کا دنیا کا سب سے محفوظ سہارا۔ چند لمحوں کے بعد مہدی دشمنوں کو قابو پانے میں کامیاب ہوا، لیکن اس کے چہرے پر تھوڑا غصہ بھی ابھرا ہے۔ وہ رباشا کی طرف دیکھ کر بولا، تم یہاں کیوں گئی؟ میں نے کہا تھا نا بچانا۔ رباشا نے شرمندہ آنکھیں نیچے کی، میں بس وہ بچہ دیکھ کر۔ مہدی نے گہری سانس لی، دل کی دھڑکن پر قابو پانے کی کوشش کی۔ سردار مہدی، تم اسے یہاں سے ایسے نہیں لے جا سکتے، تم جانتے ہو نا جو ہمارے علاقے میں آ گیا وہ ہمارا۔ یہ جاوید چودھری تھا، تمہارے پاس ایک راستہ، یا تو جھک کر معافی مانگو یا یہ لڑکی ہماری۔ مہدی کا غصہ سوا نیزے پر تھا، پر وہ رباشا کے لیے جھکا۔ میں غلط تھا، اسے جانے دو، باقی مجھے سزا دو۔ پھر دشمن جاوید چودھری کی طرف جھک گیا، زمین پر گھٹنے ٹیک کر معافی مانگی۔ جاوید چودھری چند لمحے کے لیے ساکت رہا، پھر وہ تھوڑا سا سر ہلایا، رباشا کو آزاد کر دیا۔ رباشا مہدی کے ہاتھوں میں آ گئی، اس کے بازو میں محفوظ، دل کی دھڑکنیں ایک ساتھ چل رہی تھی۔ مہدی نے اسے آہستہ سے کہا، اب کہیں اور مت جانا، سمجھ گئی؟ رباشا نے اس کی طرف دیکھا، ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ، اب سمجھ گئی، تم ہی سب کچھ ہو میرے لیے۔ مہدی نے اسے گہری نظروں سے دیکھا، دل میں سکون اور تھوڑی سی محبت کے ساتھ، ہمیشہ، بس ہمیشہ۔ وہ وہاں سے فوری نکلا۔ رباشا نے ڈائری کھولی تو پہلی ہی لائن پر اس کے ہاتھ کانپ گئے، میری روبا، اگر یہ ڈائری تمہارے ہاتھ لگے تو سمجھ لینا وقت میرے پاس کم رہ گیا۔ جائیداد کا ہر حصہ میں نے تیرے نام کر دیا، اور اگر میری موت اچانک ہو تو جان لینا یہ قدرتی نہیں ہوگی۔ رباشا تڑپ کر سیدھی ہوئی، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے، دل سینے سے نکل کر حلق میں آ گیا۔ صفحہ پلٹا اور اگلا جملہ اس کے وجود میں زلزلہ بنا، جاوید چودھری، میری دادوں میں زہر ملایا جاتا رہا، مجھے یقین ہے وہی کروا رہا ہے۔ وہ اس گاؤں کے اس حصے پر قبضہ کرنا چاہتا ہے جو میرا ہے، اور تیرے نام ہوگا۔ رباشا کا سانس رک گیا، اسے لگا جیسے دیواریں گھوم رہی ہے۔ بابا، قتل، زہر، جاوید چودھری؟ اسی لمحے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ مہدی، وہ کمرے میں داخل ہوا، دھوپ کی لکیر اس کے چہرے پر پڑی، مگر آنکھوں میں تشویش، بے چینی اور کہیں نہ کہیں ڈر۔ رباشا، کہاں تم؟ سارے گھر میں ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ رک گیا، وہاں رباشا فرش پر بیٹھی رو رہی تھی، ہاتھ میں وہ ڈائری۔ مہدی تیزی سے اس کے پاس آیا،
घुटने टेक कर बैठ गया। रुबा, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? किसी ने कुछ कहा? रुबाइशा ने नम आंखों के साथ डायरी उसके हाथ में थमाई। वाह की है मेहंदी, इसमें सब लिखा है। उनकी मौत, कत्ल, जावेद चौधरी। मेहंदी की आंखें चंद सेकंड तक साकित रही, फिर उसकी रगों में आग भर गई। वो खड़ा हुआ, मुठ्ठियां बीच गई, सांस भारी हो गई। ये उसने किया? उसकी आवाज गहरी, जख्मी और दहाड़ जैसी थी। रुबाइशा ने उसका हाथ पकड़ लिया, जिसे उसने रोकना चाहा हो, जिसे वो डर रही हो कि मेहंदी अभी जाकर जान ले लेगा। मेहंदी, रुक जाओ, पहले समझो। बाबा ने पूरी जायदाद मेरे नाम की है। वो इसीलिए मुझे मारना चाहता है। मेहंदी ने इसे दोनों बाजू में थाम लिया, इतनी मजबूती से जैसे वो इसकी पल को कभी खोना नहीं चाहता। सुनो रुबाइशा, उसके माथे के बहुत करीब आया। सांसें गर्म थी, आवाज टूटी हुई। अब तुम्हारी तरफ कोई उंगली भी उठाएगा तो कसम है मुझे अपने खून की, मैं उसका वजूद मिटा दूंगा। रुबाइशा की आंखों से एक भारी आंसू ढलका। तुम मेरा यकीन हो? मेहंदी ने उसकी गाल पर हाथ रखा, नरम मगर शदीद लम्स। यकीन? तुम मेरा इख्तियार हो। और अब ये जंग तुम अकेली नहीं लड़ोगी। तुम्हारा दुश्मन अब मेरा दुश्मन है। रुबाइशा ने उसके सीने पर सर रख दिया। मेहंदी ने उसे मुकम्मल बाजुओं में लेकर अपनी ठोड़ी उसके सर पर टिका दी। वही पुराने अंदाज, वही मुहाफिज सलम्स। उसके बाद वो यूएसपी उसने खुद अकेली देखी, जिसमें चौधरी खुद उनसे कह रहा था कि उन्हें मार देगा। मेहंदी ने वीडियो, डायरी और दवा की बोतलों के बाकियात सब इकट्ठे किए। दोनों पुलिस थाने गए। SHO ने वीडियो चलाई और चंद ही लम्हों में चेहरे का रंग बदल गया। सरदार मेहंदी, ये तो मजबूत सबूत है, हम फौरन कार्रवाई करते हैं। गांव में जैसे आग फैल गई। पुलिस की गाड़ियां जावेद चौधरी के डेरे पर पहुंची। वो बाहर खड़ा था, हमेशा की तरह मखरूर। ये क्या हरकत है? मैं चौधरी हूँ यहाँ का। मेहंदी आगे बढ़ा, आंखों में बर्फ और अंदर तूफान। वो जमाना गया चौधरी, उसने आहिस्ता से कहा। अब तेरी जगह जेल है, गाँव नहीं। पुलिस ने उसे हथकड़ियां लगाई। जावेद चौधरी चिल्ला रहा था, ये सब झूठ है, मैं छूट जाऊंगा। मेहंदी ने आगे बढ़कर उसके कान के पास कहा, इस बार नहीं, इस बार रुबाइशा का दुश्मन बच नहीं सकता। रुबाइशा दूर खड़ी थी और मेहंदी की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में सुकून, तहफ्फुज और खामोश मोहब्बत थी। कुछ साल बाद, रूबी बेटा, ध्यान से चलो, अभी आखिरी महीना चल रहा है, ऐसे भागती फिरती कहीं गिर गई तो अपना ख्याल रखो ना। माँ बेगम उसे डांट रही थी। रुबाइशा माँ बनने वाली थी। ये खबर पूरी हवेली के लिए नई सौगात लाई थी। आप लोग मेरा इतना ध्यान रखते हैं, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती खुद के ख्याल की। वो कुर्सी पर बैठी। रुबाइशा जान गई थी कि माँ बेगम और एहसन शाह आखिर उसके साथ इतना बुरा क्यों करते, क्योंकि उसे यहाँ से बेच देना चाहते थे, क्योंकि वो सारी जायदाद उसके पास थी और वो नहीं चाहते थे कि उनकी औलादों का हक उन्हें ना मिले, इसलिए वो ऐसा करते थे। रुबाइशा ने फैसला करके जायदाद में से बराबर के हिस्से करवाकर सबको उनका हक दे दिया था। उसके बाद उनकी हवेली में फैली खनकी खत्म हो गई थी, आपस में मोहब्बत बढ़ गई थी। माँ बेगम उसका बहुत ख्याल करती थी, जैसे सगी माँ। अरे आपा, ये तो मैं इसे समझा रही थी, खुश रहे, बच्चे पर असर पड़ता है। फजीलत बेगम भी यहाँ वापस आ गई थी, क्योंकि वहां उनका कोई नहीं था। माँ बेगम ने उन्हें यहाँ बुलवाया था। आप लोग बातें करें, मैं कमरे में जा रही। ये जमीनें जायदाद लोगों की जाने ले लेती है, इसलिए ये अच्छा होता कि जिसका जो हक हो उसे दे देना चाहिए। हवेली के कमरों में खुशबू फैली हुई थी। आज हर तरफ चिराग चल रहे थे, लोग दुआएं दे रहे थे। रुबाइशा थकी हुई मगर चेहरे पर माँ बनने वाली नरम सी रोशनी लिए बिस्तर पर लेटी थी। उसकी गोद में नन्हा सा बच्चा था, गुलाबी, नरम और जिसे दोनों की मोहब्बत की तस्वीर। मेहदी आहिस्ता से आगे बढ़ा, चुपके से रुबाइशा के पास बैठा और बच्चे को देखकर मुस्कुरा दिया। मेरी तरह लगता है, देखो ना, नाक बिल्कुल मेरे जैसी है। रुबाइशा कमजोर सी मगर चिढ़ाने वाली मुस्कुराहट के साथ बोली, मुझे तो लगता है पूरे का पूरा मुझ पर गया है, खासतौर पर ये आंखें बिल्कुल मेरे जैसी। मेहदी ने नाक सिकोड़ी। क्या मतलब? ये तो शाह खानदान का शहजादा है, सरदार की बेटी की पहचान होती है। रुबाइशा ने उसे टोक कर कहा, हाँ हाँ, पहचान है, यही तो कहा है, मेरी तरह हसीन है। मेहदी ने हैरान होकर से देखा, फिर हंस पड़ा, वही गहरी मर्दाना हंसी जिसमें मोहब्बत भी थी और मान भी। रुबा, तुमसे तो कोई नहीं जीत सकता। रुबाइशा ने उसके कंधे पर सर टिका दिया। जीतना कौन चाहता है, बस ये चाहती हूँ कि हमारा बच्चा तुम्हारी तरह मुहाफिज हो और मेरी तरह मोहब्बत करने वाला। मेहदी ने उसके माथे पर झुक कर बोसा दिया, आहिस्ता तवील, जैसे शुक्र अदा कर रहा हूँ। तुम दोनों मेरा जहान हो, मेरा घर, मेरी ताकत, मेरा मान, और कसम है मुझे, मैं तुम दोनों को कभी तकलीफ नहीं आने दूंगा। बच्चा हल्का सा रोया। दोनों ने एक साथ उसे देखा। मेहदी ने फौरन नन्हे को गोद में लिया, एहतियात से, मोहब्बत से, जैसे कोई खजाना हो। देखा, ये मेरे हाथों में चुप हो जाता है,
ثابت ہوا کہ مجھ پر گیا ہے۔ رباشا نے ہنستے ہوئے تکیے سے اسے مارنے کی ناکام کوشش کی۔ مہندی، تم نہ کبھی باز نہیں آتے۔ مہندی نے بچے کو گود میں ہلایا اور نظریں رباشا پر ٹکا دی۔ وہی محبت، وہی حفاظت، وہی جذبہ جو ابتدا میں تھا، وہ سب گہرا ہو چکا تھا۔ اگر تم نہ آتی تو میں کبھی انسان نہیں بنتا، صرف ایک سردار رہ جاتا جس کے پاس سب کچھ ہوتا مگر دل نہیں۔ تم نے میرا دل واپس دیا ہے ربا۔ رباشا کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر مہندی کی انگلی پکڑ لی۔ اور تم نے مجھے گھر دیا، محبت دی، اور اب یہ چھوٹا سا معجزہ۔ حویلی کے باہر ہنسی کی آوازیں آ رہی تھی۔ ماں بیگم، فضیلت بیگم، احسن شاہ، سب راضی، سب خوش۔ وہ پرانی سرد جنگیں، وہ جائیداد کا لالچ، وہ سب ختم ہو چکا تھا۔ اب یہ گھر واقعی گھر تھا۔ مہندی نے بچے کو رباشا کی گود میں واپس رکھا اور دونوں کے درمیان بیٹھ کر آہستہ سے بولا، چلو فیصلہ ہو گیا، آنکھیں تم پر، ناک مجھ پر، اور دل ہم دونوں پر گیا ہے۔ رباشا نے ہنس کر اس کے کندھے پر سر رکھا۔ ہاں، دل ہم دونوں پر گیا ہے کیونکہ یہ محبت سے بنا ہے نا۔ مہندی نے اسے بازو میں لیا۔ بچہ ان دونوں کے درمیان سو رہا تھا اور حویلی کے باہر سورج غروب ہوتے ہی نئے جنم کی پہلی شام کو سنہری روشنی دے رہا تھا۔